फ्रेंड्स, मैं स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीएसपी एकेडमी जयपुर में। और अपने जो अपन पढ़ रहे थे 5th यूनिट वैद्युत रसायन सेकंड, ठीक है, उसकी 4 लेक्चर हो चुके थे। आज अपना जो लेक्चर है उसके अंदर अपन देखो, अपन ने लास्ट लेक्चर किया था, उसमें देखा था कि सांद्रता सेल क्या होता है। ठीक है, सांद्रता सेल 2 प्रकार के होते हैं। जो भी मैंने फर्स्ट वाला तो वहीं पे बता दिया था, कौन सा सांद्रता सेल, इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल था, वो वाला अपन ने पढ़ लिया था। कौन सा? इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल, इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ेंगे कौन सा? वैद्युत अपघट्य सांद्रता सेल। मतलब बात कहने की ये है कि जो सांद्रता सेल होता है ना, वो 2 प्रकार का होता है। एक तो है इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल और दूसरा होगा वैद्युत अपघट्य सांद्रता सेल। दूसरा कौन सा बता रही हूं मैं? वैद्युत अपघट्य सांद्रता सेल। ठीक है, अब वैद्युत अपघट्य सांद्रता सेल भी 2 प्रकार का होगा। वो बताने से पहले एक बार अपन वापस इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल देख लेते हैं। देखो, इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल जब अपन ने पढ़ा था तो अपन ने ये वाली चीज पढ़ी थी कि ये मतलब कोई सेल था, सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रोड थे। अब ये जो दोनों इलेक्ट्रोड थे ना, ये दोनों इलेक्ट्रोड एक ही धातु के बने हुए थे, और जिस धातु के दोनों इलेक्ट्रोड बने हुए थे ना, उसी धातु के विलयन में डूबे हुए थे। ये बने हुए थे AgHg के इलेक्ट्रोड था, इसकी सक्रियता A2 थी। ये भी Ag और Hg का इलेक्ट्रोड था। ठीक है, ये A1 था। ठीक है, और ये किस में डूबा हुआ था? AgNO3 के विलयन में। क्या बोल रही हूँ मैं? जब अपन इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल पढ़े थे तो उसके अंदर अपन ने ये पढ़ा था कि जो 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, दोनों की क्या होती है? सांद्रताएं अलग अलग होती है, लेकिन इलेक्ट्रोड एक ही धातु का बना होता है, और उसी धातु का, जिस धातु का वो बना होता है ना, उसी धातु के विलयन में वो डूबा हुआ होता है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई थी? ठीक है, ये तो बात हो गई इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल की। ये पूरा पीछे एक्सप्लेन किया हुआ है, ऐसे बताने के लिए था। अब बात करते हैं वैद्युत अपघट्य सांद्रता सेल। वैद्युत अपघट्य सांद्रता सेल में क्या होते हैं? जो सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोड होते हैं ना, वो क्या करते हैं? अपने अलग अलग विलयन में डूबे हुए होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड अपने अपने विलयन में डूबे हुए होते हैं और एक दूसरे के संपर्क में नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे देखो, वैद्युत अपघट्य सांद्रता सेल भी 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक तो होता है, ए लिख लो, अभिगमन युक्त, और बी हो जाएगा अभिगमन रहित। जो अभिगमन युक्त होता है ना, अभिगमन युक्त का मतलब होता है जब विलयन एक दूसरे के सीधे संपर्क में ना हो। क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि जब विलयन एक दूसरे के सीधे संपर्क में ना हो तब सेल की स्थिति बताइए, और जब विलयन एक दूसरे के सीधे संपर्क में हो तो बताइए। तो ये वाला जो डायग्राम है ये है अभिगमन युक्त। जब एक दूसरे के सीधे संपर्क में ना हो तब है ये डायग्राम अभिगमन युक्त है, और ये अभिगमन रहित का डायग्राम है। अब देखो, इनको क्या है, एक दूसरे का कंपैरिजन करते हुए अपन दोनों को पढ़ेंगे तो फटाफट अपने समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर बाद में जब ये दोनों अपन पढ़ लेंगे ना, तो इन दोनों का अपन एक समीकरण निकालेंगे, यानी कि दोनों का समीकरण निकालेंगे नेट सेल, यानी कि उसके पूरे को मिला के एक समीकरण निकालेंगे, तो उसको अपन नेट सेल अभिक्रिया पढ़ेंगे अपन। उससे पहले अपन क्या देख लेते हैं, अभिगमन युक्त ये क्या कहना चाह रहा है, और अभिगमन रहित ये क्या कहना चाह रहा है। देखो, अगर क्वेश्चन आ जाता है सांद्रता सेल, तो सांद्रता सेल में पहले इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल करना है, फिर बाद के अंदर वैद्युत अपघट्य सांद्रता सेल करके इन दोनों की डेफिनेशन बतानी है। क्या बताएंगे? अपन ये बोलेंगे इसके अंदर जो इलेक्ट्रोड है ना, वो अपने अपने विलयनों में डूबे हुए हैं, और ये जो दोनों इलेक्ट्रोड होते हैं ना, वो एक जैसे कि लवण सेतु होता है जिसको अपन बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज होता है, जिसकी सहायता से ही क्या होते हैं, एक दूसरे से संपर्क में रहते हैं। जब ये लवण सेतु से एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रोडों का स्थानांतरण नहीं होता है। क्या बोल रही हूँ मैं? इलेक्ट्रोडों का स्थानांतरण नहीं होता है, इलेक्ट्रोड का स्थानांतरण नहीं होता है। एक चीज तो ये हो गई कि इसके अंदर इलेक्ट्रोडों का स्थानांतरण नहीं होता है। एक ये होती है इसमें द्रव द्रव संगम नहीं होता है, जबकि उसमें होता है। अभी बताती हूँ क्या होता है द्रव
द्रव संगम। ठीक है, देखो इसके अंदर क्या होता है, ये एक सॉल्ट ब्रिज के द्वारा जुड़े रहते हैं, जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, एक दूसरे में स्थानांतरित नहीं होते हैं, और क्या होता है, इनमें द्रव द्रव संगम नहीं होता है। अब बात आती है कि द्रव द्रव संगम क्या होता है। ये जो अपन ये पढ़े ना अभिगमन रहित, इसके अंदर क्या होता है, ये जो दोनों इलेक्ट्रोड होते हैं ना, वो होते हैं तो एक ही सेल में, लेकिन उनके मध्य क्या होता है, एक डिवाइडर लगा हुआ होता है, एक रंध्र युक्त विभाजन लगा हुआ होता है, यानी कि एक डिवाइडर लगा हुआ होता है, जो क्या करता है, इन दोनों जो विलयन है ना, उन दोनों विलयनों को मिक्सअप नहीं होने देता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, दोनों की सांद्रताएं भिन्न भिन्न होगी। यहाँ पे भी सांद्रता दोनों की क्या थी, भिन्न भिन्न होगी। ठीक है, यहाँ पर सांद्रता भिन्न भिन्न होगी, एक सेल में होंगे, लेकिन क्या होगा, अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन करेंगे। क्या बोल रहे हैं, अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की जब इलेक्ट्रॉन गमन करेंगे, तो वो जहाँ पे मिलेंगे ना, वहां पे जहाँ पे द्रव का संगम होगा ना, उसे ही क्या बोलते हैं अपन, द्रव द्रव संगम होगा। तो अगर इनका कंपैरिजन करें तो यहाँ पे द्रव द्रव संगम होता है, लेकिन यहाँ पे द्रव द्रव संगम नहीं होता है। तो जहाँ पे इनका द्रव द्रव संगम होता है, वहां पर विभव भी उत्पन्न होगा, सीधी सी बात है। तो जहां विभव उत्पन्न होगा उसको द्रव द्रव संगम विभव बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। क्या क्या बात क्लियर हो गई, अपन ने इलेक्ट्रॉन सांद्रता सेल पढ़ लिया, वैद्युत अपघट्य सांद्रता सेल के बारे में बता दिया मैंने। ठीक है, और अभिगमन युक्त है जहां दोनों एक दूसरे के सीधे संपर्क में ना हो, ऐसा भी आ सकता है जहां दोनों एक दूसरे के सीधे संपर्क में ना हो। और अभिगमन रहित ये हो जाएगा जहां एक दूसरे के संपर्क में हो। ठीक है, ये वाली बात हो गई। ये वैद्युत अपघट्य और सांद्रता सेल अपना यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब देखो इनके लिए अपन क्या निकालते हैं, सेल अभिक्रिया निकालते हैं। ठीक है, सेल की डेफिनेशन तो पढ़ ली, लेकिन इनकी अभिक्रिया क्या होती है, अभिक्रियाएं आ जाती हैं। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन जा रही है और AgCl है, तो अभिक्रिया क्या हो जाएगी अपने पास, देखो यहाँ पे हेडिंग डाल लेना, नेट सेल अभिक्रिया। ठीक है, नेट सेल अभिक्रिया डालेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन जा रही है, ठीक है, हाइड्रोजन निकल भी रही है, ठीक है, तो हाफ AgCl, तो अभिक्रिया क्या प्राप्त हो जाएगी अपने पास, अभिक्रिया प्राप्त हो जाएगी H प्लस Cl माइनस प्लस Ag, H प्लस Cl माइनस प्लस Ag अपने पास अभिक्रिया प्राप्त हो गई। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, एक तो अपन क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर इनकी जो सक्रियताएं हैं, सांद्रताएं हैं, वो भिन्न भिन्न होगी। तो अपन यहाँ पे सांद्रता ले ले भिन्न भिन्न, ठीक है, सांद्रता भिन्न भिन्न ले ले। देखो इसको भी डाल देते हैं अपन, सांद्रता भिन्न भिन्न कैसे हो जाएगी, एक तो A2 के लिए ले लेते हैं सांद्रता और एक A1 के लिए ले लेते हैं। तो देखो अपने पास दो विलयन है, यानी कि दो सेल है, तो एक तो बाई सेल के लिए और एक डाई सेल के लिए अभिक्रिया निकालते हैं। तो एक तो निकालते हैं अपन बाई सेल के लिए, बाई सेल की अभिक्रिया जो ये हो गई। ठीक है, अब अपन निकालते हैं दाई सेल की अभिक्रिया। तो जब अपन ने शुरू में ये स्टार्ट किया था, तब अपन ने वहीं पे देख लिया था कि अगर बाई सेल यानी कि एनोड के लिए ले रहे हैं अपन, है ना, तो वहां पे क्या आता है, पहले धातु आती है, फिर धातु आयन आता है। तो इसमें पहले धातु आयन आ जाएगा और फिर धातु आ जाएगी। ठीक है, तो देखो कैसे हो जाएगा, H प्लस प्लस Cl माइनस प्लस Ag, ठीक है, और हाफ H2 प्लस AgCl। अब अपन को पता कैसे चलेगा कि कौन सी A1 के लिए है और कौन सी A2 के लिए है। तो अपन ने ये देखा था एक बाई और एक दाई है, तो ये क्या हो जाएगा, A प्लस है, ये भी A प्लस है, ये A2 के लिए है, ठीक है, और ये जो A प्लस है ये 1 के लिए है, सॉरी ये माइनस है ना, ये 1 के लिए हो जाएगी, ये माइनस है, ठीक है, ये 2 के लिए आ गई, एक 1 के लिए गई, ये सारा चला जाएगा। ठीक है, बची क्या अपने पास, संयुक्त अभिक्रिया क्या आ जाएगी, अतः संयुक्त अभिक्रिया अपने पास क्या आ जाएगी, ये और ये H प्लस प्लस Cl माइनस
H प्लस प्लस Cl माइनस हो जाएगी। अब H प्लस और Cl माइनस -1, ठीक है, ये वाली चीज हो गई। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, अपन ने पहले नैन्स समीकरण पढ़ा था। नैन्स समीकरण सबको याद होना चाहिए। नैन्स समीकरण में क्या था, कुछ नहीं, नैन्स समीकरण में अपने पास जो सक्रियताएं आई है उनको रखना है और फिर बाद में सक्रियता का मान किस में ले लेंगे, अपन इकाई में ले लेंगे। तो अपने पास नैन्स समीकरण देखो क्या आया था, नैन्स समीकरण से, ठीक है, नैन्स समीकरण से कर रहे हैं। अब देखो नैन्स समीकरण अपने पास था E इजिकल टू E नॉट माइनस 0.0591 और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या थी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नहीं तो 1 ले लो लॉग, ठीक है, और ये सक्रियताएं लिख सकते हैं अपन, ठीक है। ये सक्रियताएं आ गई अपने पास, ठीक है, समीकरण नंबर 1 लिख लो इसको। ये जो सक्रियताएं आई हैं, कुछ नहीं करना, इनको मॉडिफाई करना है थोड़ा सा, ठीक है, अच्छी है चीज पर और अच्छी बनानी है। यानी कि इन दोनों को मैं 7 लिख दूं, इन दोनों को अगर अपन 7 लिखते हैं तो ये क्या आ जाएगा, E नॉट माइनस 0.0591, ठीक है, लॉग, ये दोनों साथ में आएगी तो A प्लस -1 का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। इसको साथ में लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, इन दोनों को साथ में लिखा है बस, तो इन दोनों को भी साथ लिख देंगे, A प्लस -2 का स्क्वायर। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है, कुछ भी नहीं किया, इन दोनों को बस साथ में लिखा है, ठीक है। अब दोनों स्क्वायरों को एक कर लेते हैं अपन, ठीक है, E इजिकल टू E नॉट माइनस 0.0591 लॉग, अब इनको साथ लिखते हैं, A प्लस -1 अपॉन A प्लस -1 का होल स्क्वायर। तो अब ये जो होल स्क्वायर आया है इन दोनों का, इस स्क्वायर को अपन लॉग से गुणा कर देते हैं, आगे ले आते हैं 2 को, तो देखो ये क्या हो जाएगा अपने पास, अब कुछ नहीं करना, ये जो 2 है ना इसको अपन आगे इनटू में ले आएंगे, तो E इजिकल टू 2 इंटू E नॉट माइनस 0.0591 लॉग, इसके नीचे 1 ले लो और ये ऐसे के ऐसे आ जाएगा, A प्लस -1 और A प्लस -2, यही आपका जो आ जाएगा नेट सेल अभिक्रिया आ जाएगी। ये क्या है अपने पास, सेकंड समीकरण आ गया, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, नेट सेल अभिक्रिया बोलते हैं। यहाँ तक चीज समझ में आ गई सबके, ओके। आगे देखो, आगे अपन किसकी बात करते हैं, आगे अपन बात करते हैं क्विनोन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड उपयोग, या फिर क्विनोन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, पहले ये चीज समझने की बात है, ठीक है। देखो पहले अपन को कीनोन का सूत्र, कीनोन आना चाहिए, कीनोन का क्या होता है, मेटर, ठीक है। जब अपन क्या पढ़ते हैं, रेजोनेंस पढ़ते हैं तो फिनोल पढ़ते हैं, तो वहां पे कीनोन भी पढ़ते हैं। ये OH है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बंद हो जाता है, ठीक है। अब देखो ये क्या है, क्विनोन है, और ये क्या है, हाइड्रोकीनोन है, हाइड्रोकीनोन, एक कीनोन है और एक क्या है, हाइड्रोकीनोन। देखो बात क्या है, जब अपन क्विनोन और हाइड्रोकीनोन को मिलाकर एक सेल तैयार करते हैं, और वो जो सेल होता है ना उससे अपन पीएच का मान ज्ञात करते हैं। मान लो अगर अपन को किसी सेल का, किसी विलयन का पीएच ज्ञात करना है, क्या बोल रही हूँ मैं, किसी विलयन का अपन को पीएच ज्ञात करना है ना, तो अपन क्या करेंगे, कीनोन और हाइड्रोकीनोन को मिला के एक सेल बनाएंगे, कौन सा, कीनोन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सेल बनाएंगे, ठीक है। उस सेल में क्या होगा, अपने पास एक प्लेटिनम का तार होगा, उस प्लेटिनम के तार को अपन किससे जोड़ेंगे बताओ, उस प्लेटिनम के तार को अपन जोड़ेंगे, अपन ने पहले कैलोमल इलेक्ट्रोड पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कैलोमल इलेक्ट्रोड पढ़ा था। ये जो कैलोमल इलेक्ट्रोड है ना, इस जो कैलोमल इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं अपन, Hg2Cl2, यानी कि मर्क्यूरी क्लोराइड, मर्क्यूरी क्लोराइड को अपन कैलोमल बोले थे।
का तार जोड़ा था। तो जो यहाँ पे प्लेटिनम का तार जोड़ा था, तो यहाँ पे भी अपन इलेक्ट्रोड बना के इसके प्लेटिनम के तार को इसके प्लेटिनम से जोड़ देंगे, ठीक है। और अपन क्या करेंगे, विलयन का पीएच ज्ञात करना है। मैं बोल क्या रही हूँ, किसी विलयन का पीएच ज्ञात करना है अपन को, तो इसको कैलोमल से जोड़ देंगे। कैलोमल क्या है, जैसे कि देखो, अब कैलोमल इलेक्ट्रोड Hg2Cl2 देखो, तो Hg इसका आरेख बनाते हैं ना, तो इसका आरेख क्या हो जाता है, Hg2Cl2, ठीक है। और क्या हो जाता है, H प्लस हो जाता है। H प्लस क्या हो जाएगा, H प्लस अपने पास क्या हो जाएगा, संतृप्त हो जाएगा, कीनोन हो जाएगा, संतृप्त कीनोन हो जाएगा। और किस विलयन में डूबा हुआ था, ये KCl के विलयन में डूबा हुआ था, और ये प्लेटिनम का तार लगा हुआ था। सॉरी, पहले विलयन आ जाएगा KCl और H प्लस, ये संतृप्त था, संतृप्त इसके विलयन में डुबोते हैं। ये तो अपने पास आरेख की बात आ गई, यहाँ तक देख लो, यहाँ तक अपने पास किसकी बात आ गई, आरेख की बात आ गई। अब देखो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, अगर ये तो अपन ने खोल खोल के लिखा है, अगर मैं इसको शॉर्ट रूप में लिखूं तो क्या हो जाएगी इसकी अभिक्रिया, C6H4O2 हो जाएगी, C6H4O2 हो जाएगी, और 2 हाइड्रोजन है तो क्या हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। और ये दोनों अभिक्रिया, इन दोनों को क्या करना है, एक साम्य अवस्था में लिखना है। तो साम्य अवस्था में ये क्या हो जाएगा, C6H4OH का वोल्ट्राइज हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई क्या, कुछ नहीं किया, कीनोन और हाइड्रोकीनोन है, कीनोन और हाइड्रोकीनोन से क्या होता है, ऐसा विलयन तैयार करते हैं जिससे, मतलब एक सेल तैयार करते हैं जिससे अपन को क्या करना है, विलयन का पीएच ज्ञात करना होता है, ठीक है। अब अपन ने क्या किया, आरेख, उसका जो प्लेटिनम का तार था उसको किससे जोड़ा, कैलोमल के प्लेटिनम के तार से अपन ने जोड़ा, ठीक है। अब देखो अपने पास एक तो है कैथोड होता है और एक एनोड होता है, सेल अभिक्रिया निकालेंगे। तो एक होता है ई सेल, ठीक है, तो ये एक होता है ई कैथोड के लिए, ठीक है, एक होता है ई एनोड के लिए, ठीक है। तो अगर मैं कैथोड के लिए ई सेल इजिकल टू इस कैथोड की जगह क्यू ले लूं, तो ई क्यू माइनस ई, और इसकी जगह सेल ले लूं, इसको समीकरण 1 डाल लेना, ये कोई काम का नहीं है अपने पास। अब इसको समीकरण 1 डाल लेना। अब देखो ये समीकरण नंबर क्या आ गया, 1 आ गया अपने पास, और अपने पास समीकरण नंबर 1 आ गया, तो अपने अभी भी जो रिएक्शन लिखी उसकी जगह क्यू लिख ले अपन, ठीक है। यानी कि मैंने क्या लिखा, C6H4 और O2 लिखा था, तो इसकी जगह क्यू लिख लूं, ठीक है, क्यू लिख लेते हैं। और क्या लिख लेते हैं, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यही अपन ने अभिक्रिया निकाली। और इसके लिए क्या हो जाएगा, H2Q। अब देखो कुछ भी नहीं करना है, अपन को किस में पुट करना है, इसको अपन को पुट करना है समीकरण, कौन से में, नेक्स्ट समीकरण में अपन को इसको पुट करना है। इसको रहने देना, ये अपने बाद में काम आने वाला है। अब देखो नेक्स्ट समीकरण से, अब देखो नेक्स्ट समीकरण से क्या करना है, इनको लिखना है, बस कुछ नहीं करना, ई क्यू इजिकल, क्योंकि क्यू ले रहे हैं अपन, क्यू का मान निकालना है, क्यू का मान निकालेंगे ना, फिर क्यू का मान अपन यहाँ पे पुट करेंगे, और ई सेल के लिए अपन क्या निकालेंगे, विलयन के लिए पीएच का मान निकालेंगे, ठीक है। देखो कैसे निकालते हैं, ई क्यू नॉट माइनस 0.0591, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या है, कितने अपने पास, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। और अपने पास क्या है, ये है, तो इसकी सक्रियता और इसकी सक्रियता, तो ए के लिए सक्रियता मैं लिख दूं, तो A H2Q और A H2, ठीक है। ये अपने पास क्या आ जाएगी, इसकी सक्रियता आ जाएगी, ठीक है। ये अपने पास किसी H प्लस आ गया, Q आ गया, और इसके लिए सक्रियता आ गई। यहाँ तक बात समझ में आ गई, मैं क्या बोल रही हूँ, कुछ नहीं बोल रही हूँ मैं। ई सेल होता है एक कैथोड के लिए और एक एनोड के लिए लेंगे अपन, ठीक है। इसमें कैथोड क्या है, क्यू है, और ई सेल के लिए ये लिख लिए अपन। पहले क्यू का मान निकालते हैं,
Q का मान निकाल के अपन यहाँ पुट करेंगे तो अपन फिर क्या निकालेंगे, pH निकालेंगे, किसी विलेन के लिए pH का मान ज्ञात करेंगे अपन। ठीक है, ये वाली बात क्लियर हो गई यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ पे लॉग था ना, इस लॉग को क्या करते हैं, इससे और इससे इंटू अलग अलग कर लेते हैं। EQ इज इक्वल टू EQ नॉट माइनस 0.0591 दो है ना, log AH2Q अपॉन AQ, और ये हो जाएगा log, इसका रीजन है अलग अलग करने का। अब देखो पहली बात, ये जो है ना, इसको अपन ने पहले भी पढ़ा था कि जो सक्रियता होती है वो सक्रियता अपन किसके अंदर ले लेते हैं, सक्रियता अपन ले लेते हैं इकाई के अंदर। किसके अंदर ले लेंगे, सक्रियता को इकाई के अंदर ले लेंगे, यानी कि ये जो पूरा मटेरियल है वो तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। यानी कि ऐसे बोल सकते हैं कि log AH2Q है और AQ है, ये क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा पूरा। ठीक है, ये जब एक हो जाएगा तो अपने पास बचेगा क्या, E इज इक्वल EQ नॉट माइनस 0.0591 अपने पास क्या बचा, log A प्लस 2। ठीक है, अब ये जो दो है इसको अपन, अगर मैं इसको आगे ले आऊं तो ये इससे इंटू हो जाएगा। रुको देखो, EQ नॉट माइनस 0.0591 दो आगे आ जाएगा, बचेगा क्या, log AH प्लस गया। ठीक है, अब क्या बचा अपना समीकरण, EQ इज इक्वल टू 591। अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्या ये बात ये समझनी है, जब अपन ने पीछे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़े थे, थर्ड या फोर्थ लेक्चर में पढ़ा था, जब अपन ने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ा था तो बिल्कुल साफ साफ शब्दों में वहां पे अपन ने ये पूरा समीकरण निकाला था, और वहां पे निकालने के बाद अपन ने देखा था log AH प्लस जो होता है उसका मान pH के बराबर होता है। log AH प्लस का मान क्या होता है, pH के बराबर होता है। तो इसकी जगह मैं pH लिख दूं, ठीक है, इसकी जगह pH लिख देते हैं, EQ इज इक्वल टू Q नॉट माइनस 0.0591 pH। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई थी। अब अपन को मान ही किसके अंदर निकालना है, मान ही अपन को निकालना है pH के अंदर निकालना है मान। सबको पता है यहाँ 9th समीकरण से स्टार्ट हुआ था, इसका मान ही pH के अंदर निकालना है। तो अब पहले तो बात क्या करते हैं, ये जो समीकरण आया ना सेकंड, इसको समीकरण फर्स्ट में पुट कर देते हैं। समीकरण 2 का मान, सॉरी समीकरण 2 ये था अपने पास, और समीकरण 3 है ना, तो समीकरण 3 का मान एक में रखने पर, एक में पुट करने पर, रखो एक में रखो, ई सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, EQ की जगह क्या रख देंगे अपन, ये रख देंगे EQ नॉट माइनस 0.0591 pH प्लस माइनस E सेल। यहाँ तक बात किस किस के समझ में आ गई, यहाँ तक। अब फिर भी अपने पास pH का मान निकल के नहीं आया, अपन को ओनली सिर्फ और सिर्फ pH का मान लिखना है, इसको उतार लेना। ठीक है, अपन को सिर्फ और सिर्फ किसका मान निकलना है, pH का मान निकालना है। तो पहले मैं इसको आगे लिया और ये इधर चला जाएगा माइनस में, तो देखो 0.0591 pH इज इक्वल टू EQ नॉट माइनस E सेल माइनस E सेल। ठीक है, ये वाला समीकरण आ गया। फिर भी अपन को pH में मान निकालना है, तो इसको भाग में चला जाएगा, ये भाग में चला जाएगा, pH इज इक्वल टू Q माइनस E सेल माइनस E सेल अपॉन 0.0591। ये समीकरण नंबर जो 4 आया ना, इसी को अपन क्या बोलते हैं, क्विनोन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सेल बोलते हैं। ये अपने पास किसी भी लेयर का pH अगर निकालना हो ना, अपने पास न्यूमेरिकल आ जाते हैं ना, ये तो डेरिवेशन है, न्यूमेरिकल में क्या आ जाता है, इनके मान दे देते हैं और फिर बोलते हैं pH निकाल, आई एम सॉरी, है ना, इसका pH का मान निकालना होता है। ये हो गई क्विनोन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए pH का मान निकालना है किसी विलेन के लिए, तो वो वाली बात हो गई।
अब बात देखो, अब बात क्या आती है अपने पास, बफर उभय प्रतिरोध विलयन क्या होता है। देखो अभी अपन पढ़ रहे हैं, ये क्या है, इसी से रिलेटेड है। अगर अपन किसी विलयन का पीएच ज्ञात कर रहे हैं ना, किसी विलयन का पीएच ज्ञात कर रहे हैं और अगर अपन उसमें अम्ल या क्षार मिला देते हैं और उसका पीएच परिवर्तित नहीं होता है तो उसे क्या करते हैं, बफर उभय प्रतिरोध विलयन। मेरी बात समझ में आ गई मैं क्या बोल रही हूँ? मैं बोल रही हूँ किसी विलयन में ना, किसी विलयन में अपन क्या मिला देते हैं, अम्ल या क्षार मिला दें, किसी विलयन में अपन अम्ल या क्षार मिला दें और फिर भी उसका पीएच परिवर्तित नहीं होता है तो वो क्या कहलाता है, बफर उभय प्रतिरोध विलयन कहलाता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है। अब बफर उभय प्रतिरोध विलयन भी दो प्रकार का होता है, एक तो सरल उभय प्रतिरोध विलयन, एक मिश्रित उभय प्रतिरोध विलयन। एक तो सरल उभय प्रतिरोध विलयन, एक हो गया मिश्रित उभय प्रतिरोध विलयन। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसके अंदर तो क्या करते हैं, इसके अंदर तो एक होगा, इसके अंदर भी एक बार अम्ल और क्षार ले लेंगे, अम्ल और क्षार, इसमें भी एक बार अम्ल और क्षार ले लेंगे तो इसमें मात्रा कम होगी, तो मात्रा कम होगी ना तो वो विलयन को परिवर्तित नहीं कर पाती है, इसलिए वो क्या कहलाता है, सरल। और इसके अंदर भी मात्रा ज्यादा होती है तो वो भी विलयन को परिवर्तित नहीं कर पाता है, तो वो भी क्या होता है, मिश्रित होता है, मिश्रित उभय प्रतिरोध विलयन। ठीक है, इसमें भी हम लोग क्षार के बेस पे पढ़ते हैं। अब देखो अपन जो नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे ना उसके अंदर अपने एक दो टॉपिक बच रहे हैं, संक्षारण बच रहा है ना, और रेडॉक्स इलेक्ट्रोड वगैरह बच रहे हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्या देखेंगे, साथ में क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कौन से, जो अपने इस यूनिट से रिलेटेड थोड़े क्वेश्चन है, एक दो टफ, उनको देखेंगे, डेरिवेशन न्यूमेरिकल जो भी होंगे। ठीक है, तो इसका एक लेक्चर और होगा, फिर अपनी ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू।